सब कुछ सुंदर है लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, आप अगले भाग के लिए लाइक और कमेंट करेंगे। लेकिन वो वातावरण भी सुंदर है जिसमें ये कहानी शुरू होती है और कोई कहता है कि ईरान को विनम्र होना चाहिए और अपने घुटनों को मोड़ना चाहिए क्योंकि उसे महान सफेद सर्प का खून विरासत में मिला है। जबकि दो लोग चलते हैं, कोई पूछता है हाँ हाँ, लेकिन ये लड़की उसके चेहरे को छूती है और आश्चर्य करती है कि वह क्या है, अचानक क्या है, क्योंकि वह सोचती है कि क्या वह जमीन पर नहीं पड़ी थी क्योंकि उसकी दृष्टि मिट गई थी, जैसे कि यह एक आसजन्य मौत का पूर्वाभास देता है। और जब वह अंततः पूर्ण अंधकार में डूब गई तो उसने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वह सोचती है कि क्या वह उसे देख सकती है, लेकिन वह पहले से ही एक निश्चित व्यक्ति के सामने है। छोटी लड़की अनिश्चित है लेकिन रिटर को बुलाती है और पूछती है कि वह क्या है, यह उल्लेख करते हुए कि जो व्यक्ति उसके मरते समय उसके सामने था वही लड़का था, जो उससे पूछता है कि वह क्या कह रही है और वह उसका नाम कैसे जानता है। उच्चता, लेकिन छोटी वाली वह आश्चर्यचकित है और सोचती है कि वह ऐसा महसूस कर रही है जैसे वह अपनी चाची की आवाज सुन रही है कि वह दिन पहली बार था जब वह रिटर से मिली थी। और अब जब वह इसके बारे में सोचती है तो वह और रिटर दोनों छोटे हैं और शायद वह सोचती है कि क्या वह अतीत में वापस चली गई, लेकिन रिटर कहता है कि यह ठीक है। और युवा महिला भी उसे देखकर असहज लग रही थी, लेकिन छोटी लड़की उस शब्द के बारे में सोचती है क्योंकि यह ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो उसने कई बार कहा है, महान सफेद सांप का खून। और उसने हमेशा उससे कहा कि यह ठीक है और उसे परवाह नहीं है कि वो एक छोटी गिलहरी जानवर थी क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता है। और वह उस रिक्टर का उल्लेख करती है जिसने उसे बताया था कि आधा गिलहरी जानवर होना ठीक है, लेकिन वो ये सोचकर अपनी पोशाक कस लेती है कि वह इस पर विश्वास करती है, लेकिन उसके सपने के सच होने से ठीक पहले उसने अपना जहरीला नुकीला दांत उसकी गर्दन में चुभा दिया। और चूंकि वह बहुत छोटी थी इसलिए वह हमेशा अकेली रहती थी और वे सभी हमेशा खुशी से रहते थे, लेकिन वह एक कहानी थी जिसे उसने पढ़ा था, आलसी था। इस महिला को पिरना बेटी की चाची कहा जाता है और उसने उसे रहने के लिए कहा उठो क्योंकि एक जगह है जहां उन्हें जाना चाहिए। बेटी ने पूछा कि क्या उसे भी जाना चाहिए, उसकी चाची ने हाँ कहा और उसे जाने के लिए कहा। छोटी लड़की ने सोचा कि वह अपनी चाची के साथ पहले कभी कहीं नहीं गई थी और सोच रही थी कि वे कहाँ जाएंगे, लेकिन पिरना ने कहा कि उसके जैसी लड़की भी केवल एक किताब की ओर इशारा करने लायक चीज के लिए, क्योंकि यह एक अवांछित विवाह था जिसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि वह एक राजकुमारी थी। इसके बाद हम दूसरी जगह चले गए और उसकी चाची पिरना ने उसे अपने भावी पति के रूप में सोचने के लिए कहा क्योंकि उसे उसकी सेवा भक्ति के साथ करनी चाहिए और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए उसे एक नौकर की तरह व्यवहार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे अपने पति के सामने खुद को विनम्र करना चाहिए और उसे हल्के से चलना होगा और अच्छी हालत में रहना होगा। और वह उस पर चिल्लाती है कि बिना किसी कारण के उसे अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन छोटी लड़की ने सोचा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी राक्षस से मिलने जा रही है। कहते हैं कि नहीं, यह इतना गंभीर होना चाहिए। और 10 साल की उम्र में रिटर डैक्स है और उस समय छोटी लड़की हैरान थी क्योंकि वह अपनी चाची से अलग दिखती थी। रिटर ने खुद को ऑस्ट्रोम साम्राज्य के दूसरे राजकुमार के रूप में पेश करते हुए नमस्ते कहा और उसका नाम रिटर है। उसने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन छोटी लड़की ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और एक निश्चित काला बिंदु नीचे कर दिया जो उसकी कलाई पर चमक रहा था। इसने दूसरे राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया। उसने कहा कि उसने पहली बार अपनी ही उम्र की लड़की को देखा था। छोटी लड़की इस बात से हैरान थी और जल्दी से अपनी कलाई छिपा ली और कहा कि यह उन लोगों की एक विलक्षणता है जो दीवार के टुकड़े नामक जीवन की संतान के साथ पैदा हुए हैं।
बेटी सोचती है कि यह आम तौर पर गर्व की परीक्षा होती है, लेकिन उसका हाथ काला है और वह अपना हाथ छिपाता है, लेकिन कोई उसे बताता है कि यह ठीक है क्योंकि वह सोचता है कि वह सुंदर है। ये रिक्टर है, वही जो छोटी लड़की की सुंदर आंखों में प्रतिबिंबित होता है। वही जो ये सोचकर अनिश्चित है कि वह एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ सगाई भी कर चुका था, लेकिन प्रतिबद्धता के बाद उसके सारे दुनिया छोटी होती गई और उसकी मौसी ने उसकी पढ़ाई के लिए उसके कमरे को एक अलग एनेक्सी में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसकी मौसी पिरिना ने जिस शिक्षा का जिक्र किया, वह किसी असली कक्षा जैसी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी परेशान भतीजी पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया और अपनी सहेली की कक्षाओं के नाम पर उसकी जिंदगी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा। वो आगे कहती है कि वहाँ आरामदायक कपड़े, लजीज खाना, शानदार मनोरंजन और हर तरह की सुख सुविधाएं थी, और हालांकि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था, फिर भी उसे बेकार पुरानी किताबें, पुराने अखबार और पढ़ने के लिए जो भी चीजें मिल जाती थीं। पवित्र धर्मगुरु के आशीर्वाद से वह गिलहरी बनकर बगीचे में जा सकती थी, और सबसे बढ़कर उसके साथ एक दोस्त भी था। इस दृश्य में रिक्टर ने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ रही है, क्या वह कोई व्यापारिक किताब है, या वो उसके साथ क्या कर रही है, जिस पर बेटी ने जवाब दिया कि वह भविष्य में एक व्यापारी बनेगी और पूरे महाद्वीप की यात्रा करेगी। रिटर ने उससे पूछा कि वह क्या कह रही थी। बेटी ने कहा कि उसमें एक व्यापारी के गुण हैं, तथा उसने अपनी पसंदीदा पुस्तकों में से एक के लेखक की कही बात का उल्लेख किया, क्योंकि एक व्यापारी को पैसा न होने की शर्मिंदगी नहीं जाननी चाहिए, और ऐसा उसकी चाची ने उसे बताया था। उस पर चिल्लाते हुए कि उसे छोड़ दिया गया था क्योंकि वह दूसरों द्वारा देखे जाने में शर्म महसूस करती थी, और यह शर्म की बात है कि वो नहीं जानती कि शर्मिंदा कैसे होना चाहिए, और छोटी लड़की सोचती है कि इसीलिए वह एक व्यापारी बनने के लिए एकदम सही है, और वह एक व्यापारी होने के सपने से मोहित थी, और उसे एहसास नहीं था कि वह सीमित रहती है और वह वहां से बहुत दूर एक जगह की यात्रा करना चाहती है, और उसने सोचा कि वह एक नया महाद्वीप खोजना चाहती है जिसे उसने एक किताब में देखा था, लेकिन रिटर ने उसे बताया कि इसके लिए उसे रानी का पद छोड़ना होगा और वह वास्तव में एक व्यापारी बनना चाहती है। छोटी लड़की थोड़ी चिंतित दिख रही थी, लेकिन उसने रिटर से कहा कि उसने ये भी कहा कि वह शादी भी नहीं करना चाहता था, और उसके पास जो कहा गया था उसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रिक्टर ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा कि वह समझ गया कि वह क्या था, और छोटी लड़की ने सोचा कि वह हमेशा के रिटर बन गया क्योंकि उसे भी अपने दोस्त के सपने का समर्थन करना चाहिए। छोटी लड़की काफी खुश दिख रही थी और उसने उसे धन्यवाद दिया क्योंकि आखिरकार रिटर उसका है एकमात्र दोस्त, लेकिन वह अजीब तरह से मुस्कुराया जबकि छोटी लड़की ने कहा कि उसके पास केवल वह है, और उन्होंने उल्लेख किया कि बेटी अपने सपने को पूरा करने और एक व्यापारी बनने के लिए हवेली छोड़ने की योजना बना रही है, और रिक्टर ने बेटी से कहा कि वह वास्तव में चाहता है कि वह अपना सपना पूरा करे, और अगर वह यही करना चाहती है तो वह इसे पूरा करेगा। छोटी लड़की ने उससे पूछा कि वो उसकी मदद कैसे कर सकती है। रिक्टर ने कहा हाँ, वह उसकी मदद करना चाहता है, वह बस उसे एक छोटी राजकुमारी का इंतजार करने के लिए कहता है। जिसने छोटी लड़की को आश्चर्यचकित कर दिया, वही जिसने उससे पूछा था कि क्या वह वास्तव में उसकी मदद करेगा। हाँ, राजकुमारी ने झुककर उससे पूछा कि क्या वह उसे उसकी मदद करने देगा। छोटी लड़की उसे देखती रही और उल्लेख किया कि बेटी ने अपना हाथ रिटर की ओर बढ़ाया, और इस तरह पहली बार उसे एक सहयोगी मिला, और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने सोचा कि वे यात्रा के लिए
खर्च कहां से लाएंगे और उन्हें हवेली की सुरक्षा से बचने के लिए एक योजना की भी आवश्यकता है और उन्हें हर चीज के बारे में सोचना चाहिए और एक बार सब कुछ तैयार हो जाने पर वे योजना को अमल में लाएंगे। इसके बाद वयस्कता समारोह के लिए इंतजार करना होगा। समय बहुत जल्दी बीत गया। किसी ने बेटी को फोन किया और उसने देखा और हम देख सकते हैं कि वो पहले से ही 18 साल की है। वयस्कता समारोह से एक दिन पहले हम रिटर को आते हुए देख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वह क्या कर रहा है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। बेटी बहुत खुश लग रही थी और जब उसने रिटर को गले लगाया तो उसने उससे कहा कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वह चुप रहा और बेटी थोड़ी अनिश्चित दिखी जबकि रिटर ने अपने नुकीले दांत दिखाए। बेटी ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है और तुरंत उसे गर्दन में काट लिया गया। वह पीछे हट गई और उल्लेख किया कि अब रिटर उसकी गर्दन पर है। सोच रहा था कि क्या उसने उसे काट लिया है। उसने बहुत खून खांसना शुरू कर दिया, इतना खून कि यह उसके हाथ में जमा हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा वह बहुत हैरान दिख रही थी, लेकिन वह अपनी जीवन शक्ति भी खो रही थी और उसने सोचा कि रिटर क्यों और तुरंत जमीन पर गिर गया। उसी समय वह किसी के पास पहुंची और पूछा कि क्या यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे बेटी बहुत डर गई और उसने सोचा कि वह आवाज उसकी चाची को क्या कर रही है क्योंकि उसे यकीन है कि एक पल फिर से उसने अपना हाथ बढ़ाया और बेटी का हाथ थाम लिया। लेकिन खैर इसका एक कारण था क्योंकि उसने उसकी कलाई के नीचे थोड़ी शक्ति हिलाई जहां उसने काला पत्थर रखा था और कहा कि वह लगभग भूल गई थी कि क्योंकि वह सबसे कीमती चीज है और तुरंत कहा कि वह उसे कभी नहीं ले जाएगा। और बेटी ने सोचा कि रिक्टर एक कमीना था और इस दौरान वह रोई क्योंकि वह हमेशा उसके साथ था, लेकिन वह और उसकी चाची दोनों उसे वहीं पड़ा छोड़कर चले गए। उसने इतने बेतुके तरीके से मरने की उम्मीद नहीं की थी और उसने दूरी में मेलवाई के बारे में सोचा क्योंकि वह केवल वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन हम वहां लौटते हैं जहां उसकी चाची उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे उसका स्वागत करना चाहिए। राजकुमार ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि वह खुश है और वह इस ट्रेन का दूसरा राजकुमार है और उसका नाम रिटर है। लेकिन छोटी लड़की उसे याद करते हुए देखती रहती है जब उसने कहा था कि वो लगभग भूल गया था क्योंकि यह उसके पास एकमात्र मूल्यवान चीज है और वह उसे अपने बेवकूफ चेहरे से देखता है और वह सोचती है कि वह एक गद्दार है जबकि वह क्रोधित हो जाती है और तुरंत छोटी लड़की चिड़दंगा बेटी से पूछता है कि उसने क्या किया और हम देख सकते हैं कि रिटर ने क्या निकाला, उसके छोटे नुकीले दांत। लेकिन छोटी लड़की ने उल्लेख किया कि ठीक है और वह उसे काटने नहीं देगी क्योंकि वह उन नुकीले दांतों को नोचने वाला है और तुरंत वह राजकुमार को मारने के लिए एक असली आदमी की तरह उसके पीछे गया। लेकिन उसकी चाची ने गार्डों को बुलाया जैसे कि वह एक रानी थी। बेवकूफ लड़की ने पूछा कि वे क्या उम्मीद करते हैं और उन्होंने कहा कि जैसा उसने आदेश दिया और छोटे पिरना को पकड़ लिया। उसने बेटी को चिल्लाते हुए स्थिर रहने के लिए कहा, यह मानते हुए कि उसने उनके बीच के अंतर को महसूस नहीं किया है और उसे दंडित किया गया है। लेकिन एक निश्चित विस्फोट या कुछ धुएं ने गार्डों को अनिश्चित छोड़ दिया कि क्या हो रहा है। एक और ने कहा कि उसे यकीन है कि उसने उसे पकड़ लिया था। वो कहाँ गई, लेकिन छोटी लड़की एक गिलहरी में बदल गई और एक पेड़ पर चढ़ गई। उसकी चाची अनिश्चित थी लेकिन वह चिल्लाई कि यह पेड़ में है, जबकि छोटी लड़की दौड़ती रही और उसकी चाची उस चूहे को पकड़ने के लिए चिल्लाई। लेकिन छोटी लड़की को आश्चर्य हुआ कि क्या वह नहीं जानती कि गिलहरी क्या है। छोटी लड़की को अभी वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने बताया जो कि एक घृणित परिषद है जिसने जल्दबाजी में आदेश जारी किया और वह उन सभी चीजों को पीछे छोड़ना चाहती है जो उसे उनसे बांधती हैं और वह पीछे मुड़कर देखने की योजना नहीं बनाती है और उसे भागना चाहिए। और तुरंत हम दूसरी तरफ से गुजरते हैं जो
शहर की तरह दिखता है और कोई चिल्लाता है उत्तर की ओर अस्लान में सवार होने के लिए अंतिम कॉल, जबकि छोटी लड़की इस गाड़ी के ऊपर है और वह सोचती है कि वह मुश्किल से बच गई, लेकिन वह किसी चीज को देखती रहती है, जबकि यह पूरे क्षेत्र का एक बहुत ही सुंदर पैन बनाती है, जबकि घोड़ा और गाड़ी पहले ही निकल चुके हैं और वह सोचती है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि वह वही जगह है जहां वह बड़ी हुई थी और यही वह जगह भी थी जहां उसकी मृत्यु हुई थी और उसे अभी भी वह दर्द याद है जो उसने अपने गले में महसूस किया था और उसे वहां जाने से बचने की जरूरत है, लेकिन वो अब और नहीं जा सकती क्योंकि उसके छोटे पैरों में दर्द है। इस सोचकर रो रही है कि उसे अजीब लग रहा है और उसे दूर जाने की जरूरत है। वह उस स्थान पर वापस लौटना चाहती है जहां वह सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन वह जीना नहीं चाहती है। उसे वह सब पीछे छोड़ना होगा और वह अलविदा कहती है। जैसे ही वह जाती है, दूसरी तरफ किसी को चिल्लाते हुए सुना जाता है कि वो एक कृतघ्न चीज है और उससे बस यह एस्पिरिन वापस देने के लिए कहता है, जबकि राजकुमार थोड़ा उदास दिखता है और उसके हाथ में एक दांत है। वह थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सिर्फ एक बच्ची है, जबकि पिरिना कहती है कि अगर वह उसे फिर से पकड़ लेती है तो वह उसे ठीक से शिक्षित करेगी। लेकिन उस पल में वे विस्काउंटेस को बुलाते हैं और राजकुमार उससे पूछता है कि क्या वह उसे अपनी भतीजी से मिलवाने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। पिरिना चिंतित दिखती है और अपने स्वामी को बुलाती है, लेकिन रिटर कहता है कि यह एक बहुत ही अप्रत्याशित मुठभेड़ थी और उस पल में पिरिना झुकती है और कहती है कि वह नहीं जानती कि वह अचानक पागल क्यों हो गई और यह नहीं जानती कि उससे क्या कहना है। लेकिन रिक्टर उससे पूछता है कि बात कर रहे हैं, क्योंकि वह जानता है कि वो पूरी तरह से महामहिम के प्रति वफादार है और निश्चित रूप से इसे ठीक कर देगा और झुककर पूछता है कृपया वह क्यों कहेगी कि वह घर से भाग गई है ताकि उसे ड्यूक से बात न करनी पड़े और इस तरह वह संदेह के तीर को रोक देगी। राजकुमार कहता है ठीक है और यदि आवश्यक हो तो वह उसे शाही क्रिस्टल लोब के लिए अनुमति देगा। इसके बाद हम दूसरी तरफ जाते हैं जहां हम छोटी गिलहरी को एक छोटे कंबल के साथ आते हुए देख सकते हैं और यह अपनी प्यारी छोटी आंखों से कहती है कि अस्लान की उत्तरी संपत्ति है और वह वैगन में मिली जानकारी के साथ आंख बंद करके वहां गई और किसी तरह पहुंच गई और वह खुश है कि उसने अस्लान की घोड़ागाड़ी की सवारी की क्योंकि उसे पदावनत किया गया था और वह बस इसे इस तरह खत्म नहीं करना चाहती, लेकिन वह सोचती है कि वह रिटर को ठीक से भुगतान करना चाहती है और इसके बारे में सोच रही है। रिटर वह हमेशा पहले राजकुमार के बारे में बहुत जागरूक थी और कहती है पहला राजकुमार जीवित था, ये सही होगा यदि ट्विटर की कमजोरी पर वार किया जाए, लेकिन वह सोचती है कि नहीं क्योंकि वह अब 8 साल की है, इसलिए वह सोचती है कि क्या पहला राजकुमार जीवित भी है। लेकिन वह ये सोचकर उदास हो जाती है कि उसके पास पहले राजकुमार से मिलने का कोई रास्ता नहीं है और जब से वह एक बच्ची थी वह युद्ध के मैदानों और विदेशी देशों में गई है और वह सोचती है कि वह उससे कैसे मिल सकती है क्योंकि वह नहीं जानती कि वह अब कहाँ हो सकता है और वह राजकुमार की खोज शुरू करने का फैसला करती है। लेकिन वह ये भी सोचती है कि बहुत से लोग स्विंग साइनम का लक्ष्य रखते हैं क्योंकि यह महंगा है और एक युवा शरीर के साथ परिवर्तन की क्षमता खतरनाक है, इसलिए वह आश्चर्य करती है कि वह कैसे जीवित रहने का प्रबंधन करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक अखबार पढ़ रहे हैं और एक उसे इसे देखने के लिए कहता है और दूसरा पूछता है कि यह कौन है और वे उल्लेख करते हैं कि डची ऑफ एसलैंड की कमान के तहत गोल्डन लायन राज्य की सेना ने पहली लड़ाई में पवित्र रोमन साम्राज्य की सेना को हरा दिया। 10 साल पहले हर किसी को उम्मीद थी कि महान युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक घटना घटती है जो एक अप्रत्याशित वापसी का प्रारंभिक बिंदु बन जाती है और यह गोल्डन लायन का न्याय है जिसे पहली वापसी के
रूप में दर्ज किया जाता है और सोचता है कि उस समस्या का समाधान 10 साल बाद तक खुद को प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन फिर 10 साल के ज्ञान या भविष्य वाला देश यह उल्लेख करके इसे हल कर सकता है कि महान गोल्डन लैंड लियोनार्ड लैंड एक ऐसे परिवार का मालिक है जिसमें वो कभी नहीं रहा है, एक राजकुमारी और एक पिता होने के बावजूद, जिसे उसने कभी ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसके पिता उसे बड़े होने तक कभी देखने नहीं आए और भेजे गए अनगिनत पत्रों का कोई जवाब नहीं आया, एक भी प्रतिक्रिया नहीं मिली और वयस्कता समारोह से पहले उसे प्राप्त हुआ एक पत्र जिसमें पूछा गया था कि क्या वह ड्यूक के महल में सिर्फ एक बार जा सकती है और उसे बस एक तरफ धकेल दिया गया था और वो एक परित्यक्त बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है और उसने उसे एक अनूठा सौदा पेश किया और वो ये था कि जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती उसने उसे हवेली में रहने देने के लिए कहा और वयस्कता समारोह के बाद वह अपने सपनों के शिखर में प्रवेश करेगी, शायद वह उस शिखर का निर्माण करने में सक्षम हो सके और वह सोचती है कि कितना अच्छा है क्योंकि उसे यकीन है कि सौदा सफल होगा, लेकिन वह आश्चर्य करती है कि वो महल में कैसे प्रवेश करेगी। लेकिन उस समय कुछ गार्ड पूछते हैं कि महल के सामने जो बिंदु दिखाई देता है वह क्या है और दूसरा पूछता है कि उनका क्या मतलब है, लेकिन उनका मतलब छोटे नायक से है। ये गार्ड एक दूरबीन लेता है और देखने का फैसला करता है और वो कहता है ओ नहीं और पूछता है कि वो क्या है और वहाँ आप छोटी लड़की को देख सकते हैं और तुरंत वे दरवाजा उठाते हैं। ये छोटी लड़की का ध्यान आकर्षित करता है, वो दौड़ना शुरू कर देती है और आश्चर्य करती है कि उसने क्या देखा, उसे बुला रहा है, लेकिन ये सैनिक अपना हेलमेट उठाता है और कहता है कि वो बिना किसी साथी और एक महिला के अकेले यात्रा कर रही है क्योंकि उसे कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन छोटी गिलहरी कहती है कि उसका भला गिलहरी भाषा है, लेकिन वो उससे पूछती है कि वो उसे कैसे जानता है। ये लड़का कहता है कि उसे खेद है, लेकिन वो गिलहरी भाषा नहीं समझता है, इसलिए वो नहीं जानती कि वह क्या कह रहा है और अब वो उसे अंदर ले जाएगा। वह छोटी लड़की को उठाता है और उसे सभी नौकरानियों के सामने ले जाता है जो आश्चर्यचकित हैं और वे पूछती हैं कि क्या ये युवती थी, अगर वो एक लड़की है तो ठीक है, और वे कहती हैं कि हाँ वह वास्तव में एक लड़की है। एक और अलविदा कहता है क्योंकि वह बहुत छोटी है, लेकिन उस समय कोई सभी को बाहर जाने के लिए कहता है और हम कर सकते हैं देखें कि इसे जुआना कहा जाता है जो प्रबंधकों की प्रमुख है, वही जो भगवान को पुकारती है और गार्ड से पूछती है कि क्या वो महान असलान की बेटी है और छोटी ने उम्मीद के मुताबिक इसका उल्लेख किया, लेकिन ये शेर नहीं बल्कि एक गिलहरी है। लेकिन जुआना पूछती है कि उसकी छोटी गिलहरी के गाल इतने पतले कैसे हो सकते हैं और हम जुआना के दृष्टिकोण से गाल देख सकते हैं, लेकिन छोटी ने उससे पूछा कि वह क्या कह रही है और जुआना ने कहा कि नहीं यह उसकी गलती है और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो वो उसे खाने के लिए कहती है। और यहाँ हम मिठाइयों और स्नैक्स की कुछ सुंदर प्लेटों को देखकर घृणा कर सकते हैं और कोई कहता है कि उसके गाल सुंदर और गोल मटोल हैं और वो पूछती है कि क्या ये गंभीर है कि वो पतली थी और बेटी सोचती है कि निश्चित रूप से उसने सोचा था कि उसका स्वागत नहीं किया जाएगा, लेकिन वो आश्चर्य करती है कि वहाँ के लोग स्वादिष्ट भोजन से लेकर अच्छे कपड़ों तक इतने अच्छे क्यों हैं, लेकिन वह सोचती है कि नहीं और उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि दुनिया में बिना कारण के दया जैसी कोई चीज नहीं। ये निश्चित रूप से एक है, मैं देने और प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। और छोटी लड़की जुआना से कहती है कि उसे उससे कुछ कहना है। वो महिला से कहती है कि कृपया बेझिझक बात करें और उसे जुआना कह सकते हैं। छोटी लड़की जुआना से कहती है कि वो एक सौदा करना चाहती है। इसके बाद एक छोटी सी बातचीत हुई और हम उस बिंदु पर पहुंचे जहां जुआना ने कहा कि उसके पास अच्छे सुझाव हैं और वह सज्जन से बात करना चाहती है। लेकिन जुआना सोचती है कि वो अपने पिता का चेहरा क्यों देखना चाहती है क्योंकि वो छोटी लड़की बहुत अकेला महसूस करती है।
और हालांकि सज्जन ने उसकी सुरक्षा के लिए कई पत्र और पैसे भेजे, लेकिन अकेले ऐसी भौतिक चीजें पर्याप्त नहीं होंगी। जोआना उदास दिखती है और महिला को फोन करती है और कहती है कि शिक्षक बुरे लोगों को दंडित करने के लिए बहुत दूर चला गया है, लेकिन अगर वह जानता है कि ऐसे लोग हैं जो उसे याद करते हैं, तो वह वापस आ जाएगा। जैसे ही वह दुश्मनों के साथ खत्म करता है, ये छोटी लड़की को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन जोआना उसे बताती है कि तब तक वो उसे बहादुर बनने और उसका इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन छोटी लड़की पूछती है कि जब वो वहाँ नहीं होता है तो वहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है, यह उल्लेख करते हुए कि उसे पहली वापसी की घटना होने से पहले इसे जल्दी से हल करने की आवश्यकता है। और छोटी लड़की पूछती है कि क्या वह भगवान की ओर से प्रभारी व्यक्ति से बात कर सकती है। ये जोआना का ध्यान आकर्षित करता है और कहता है, ओह ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मालिक बाहर होता है तो हाउसकीपर ही वह होता है जो जरूरी मामलों का ख्याल रखता है। लेकिन उस समय कोई दरवाजा खोलता है और बेटी और जोआना दोनों अनिश्चित हैं और हम इस काले बालों वाले लड़के को देख सकते हैं, वही जिसका हाथ खून से सना हुआ है, और वे कहते हैं कि यह 15 साल की कार्लियो ज़ेल्डा लेन है। छोटी लड़की सोचती है कि वह व्यक्ति और यह वही है जो भगोड़े गिलहरी को नमस्ते कहता है। छोटी लड़की बहुत चिंतित दिखती है और आश्चर्य करती है कि शिक्षक को कि वह अब एक बहुत ही नाजुक उम्र में है, जबकि लिटिल बेटी सोचती है कि कैसे बच निकले और गार्ड कार्लोस को बताता है कि यह ऐसा नहीं हो सकता और जोआना कहती है कि वह खून साफ कर देगी और छोटी लड़की सोचती है कि कैसे बच निकले, जबकि उसका भाई उसे दयनीय चेहरे से देखता है। लेकिन छोटी लड़की बताती है कि वह ड्यूक के महल में कभी नहीं गया था और वह जानती है क्योंकि उसने चित्रों में वह चेहरा देखा है। वह कार्लियस सेलासियन है जो एक प्रतिभाशाली तलवारबाज है जो 10 साल की उम्र से क्रूर हाथों से युद्ध के मैदान में घूम रहा है, और क्योंकि उसके खून से लथपथ बाल लाल रंगे हुए थे जिससे यह अपने मूल रंग में पहचानने योग्य नहीं थे, उसका उपनाम रेड डेथ है। बेटी सोचती है कि वो व्यक्ति उसका भाई है, वही जो उसके पास आता है और कहता है कि वो उससे छोटी है। छोटी लड़की बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी छोटी बहन पूछती है कि क्या वह कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन कुछ काल उसका ध्यान खींचता है और वह अनिश्चित रहता है और छोटी लड़की को बताता है कि उसके बारे में कुछ बुरा गंध आता है। उसे याद है जब सांप उसके पास आया था और जाहिर तौर पर उसका भाई भी वही कर रहा है। छोटी लड़की सोचती है कि इसका क्या मतलब है, इससे बुरी गंध आती है, लेकिन खैर बस इतना ही। और वो बताती है कि यह एशियाई की सुनहरी आंख है क्योंकि इसे देखकर ही लोग डर जाते हैं, और वो सोचती है कि क्या वे जानवर की आंखें हैं, लेकिन वो सोचती है कि ये उससे अलग है जो उसने सुना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अभिभूत है या ऐसा कुछ भी है, क्योंकि वे स्वागत करने वाले और गर्म हैं, जैसे कि वह एक खाली कंटेनर भर रही हो। लेकिन उस समय कार्लोस अपनी बहन को बुलाता है और यह उसे काफी आश्चर्यचकित करता है, और छोटी लड़की सोचती है कि ऐसा लगता है कि उसे पसंद नहीं है कि वो उसकी छोटी बहन थी। लेकिन चार्लियस उससे पूछता है कि क्या वो उससे डरती नहीं है। छोटी लड़की उससे माफी मांगती है जबकि उसका भाई बहुत खुश दिखता है। वो उसे बाहों में ले लेता है और छोटी लड़की अपनी बाहों को हिलाना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं। भाई उसे खूबसूरती से ले जाता है और उसे स्थिर रहने के लिए कहता है। छोटी लड़की सोचती है कि उसने उसे गले लगाया, जबकि हम उसकी गर्दन के पीछे एक निश्चित काली आभा देखते हैं, और वह आश्चर्य करती है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन उसका भाई कहता है कि यह अच्छा है क्योंकि वास्तव में अब वो अच्छा
अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि उसने अपनी नाक से उस घृणित गंध को अवशोषित कर लिया था। लेकिन छोटी लड़की सोचती है कि ये उसके पूरे जीवन में पहली बार है और आश्चर्य करती है कि उसे उस मामले में क्या करना चाहिए। और कार्लोस उससे पूछता है कि अगर वह मर गई है तो वह इसके सामने क्यों नहीं चलती है। छोटी लड़की चुप रहती है और जोआना अपने शिक्षक को बुलाती है और उससे पूछती है कि वह एक लड़की के सामने क्या कह रहा है। लेकिन छोटी लड़की सोचती है कि यह अच्छा है क्योंकि आपको अपनी दूरी बनाए रखनी होगी फर्नीचर पर, क्योंकि वह सोचता है कि वह उसका छोटा सा दिल नहीं रख पाएगा। और उस समय जोआना अपनी मालकिन से चिल्लाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, जबकि छोटी लड़की सोचती है कि अगर वो उससे नफरत नहीं करती तो उसे क्या हो गया है। और हम जोआना को उसके मालिक पर फिर से चिल्लाते हुए देख सकते हैं क्योंकि वह अभी भी छोटी है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा कि उसे चोट न पहुंचे। लेकिन कैरियस कहता है कि अगर उसने अपनी तलवार नहीं निकाली तो वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा अगर उसने खुद को चोट पहुंचाए। और पूछा कि क्या यह मामला नहीं है, लेकिन छोटी लड़की सोचती है कि तलवार कैसी होती है, तलवार से क्या निकालना है। खैर यह पहली बार है जब उन्होंने एक दूसरे को देखा है और वह सोचती है कि क्या वह तलवार निकालने के बारे में सोच रहा है या नहीं। लेकिन कार्लियस कहता है कि वैसे भी यही है। लेकिन जोआना उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है क्योंकि वह अपनी बहन को ऐसा नहीं कह सकता। और कार्लोस पूछता है कि वो उसे क्या कहता है। एक हिस्सा लेगी और नौकरानियों ने उससे कहा कि वह जड़ा हुआ रिबन न छुए क्योंकि वह सबसे पहले नोटिस करेगी। और 10 साल की उम्र तक उसका कोई नाम नहीं था और उसे हमेशा हाफ कहा जाता था। और कुछ मासूम नौकरानियों ने पूछा कि वे मिस हाफ क्यों कहते हैं, या अगर वे रईसों के साथ ऐसा करते तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन उसकी चाची ने पूछा कि समस्या क्या है, या फिर नौकरानियों में से एक ने कहा कि वह इस संदर्भ में कि उसकी चाची ने अपनी ही भतीजी के साथ कैसा व्यवहार किया। और उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वे इससे परेशानी में पड़ जाएंगे। और एक अन्य ने कहा कि यह सच है और वास्तव में ये केवल एक हिस्सा है। और उसने पूछा कि क्या उसने उन काली आंखों को देखा और उसने भगवान से कहा कि उन्होंने उन काली आंखों का उल्लेख किया है। वे थोड़ी तुलना करते हैं अजगर की क्षमा, सांप की बात और शेर की आंखें। और राज्य द्वारा ज्ञात सभी जानवरों की आंखें सुनहरी थीं और खून जितना शुद्ध था जानवर की आंखें जितनी अधिक सुनहरी और गहरी होती जाती हैं। और विशेष रूप से एसलैंड परिवार के सभी सदस्य अपनी सुनहरी आंखों के लिए प्रसिद्ध थे। उसके अलावा काली आंखों वाला एकमात्र व्यक्ति था। लेकिन वह अपना सिर घुमाती है और सोचती है कि नहीं, क्योंकि वह प्रतिगमन से पहले की है और वह अब पुरुषहीन नहीं है और वह आदि भी नहीं है। अब उसका एक नाम है क्योंकि प्रतिगमन से पहले जब वह 10 साल की उम्र में लौटती है तो उसका नाम उसके पिता के पहले और आखिरी पत्र में शामिल होता है। हालांकि हो सकता है कि उसने केवल वही लिखा हो जो दिमाग में आया हो, लेकिन फिर भी जब तक यह उसके हाथ में है वो उसकी रक्षा करेगा। और वह चिल्लाती है कि उसके पास एक आदमी है और उसका नाम बेटी है, यही उसका नाम है। जोआना पूछती है कि क्या बेटी और उसका भाई गंभीर हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कहती है। और छोटी लड़की इसका उल्लेख करती है जैसे कि यह साबित करने के लिए कि उसके पिता को उसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने उसे 10 साल की उम्र तक वह नाम नहीं दिया था खुद को अभिमानी। लेकिन उस पल में जोआना भगवान को धन्यवाद देती है क्योंकि बेटी का मतलब आशीर्वाद है। यहाँ मुझे एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना है क्योंकि नाम बीट है और लेकिन इसे संक्षेप में मैंने इसे बेटी छोड़ दिया। लेकिन बटलर का कहना है कि यह एक अच्छा नाम है मिस बेटी, और उससे पूछता है कि क्या उसने इसे खुद दिया है क्योंकि वह बहुत
बुद्धिमान है, लेकिन छोटी कहती है कि उसे यह नहीं मिला। जोआना कहती है कि आप देखते हैं, और छोटी सोचती है कि अब वे निराश महसूस करेंगे, लेकिन उस पल में कार्लोस बेटी को बुलाता है। वह अनिश्चित है और अपने भाई के बारे में सोचती है, या उसने अपना नाम क्यों कहा, लेकिन वह थोड़ा शर्मिंदा दिखती है और आश्चर्य करती है कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसे वह शायद ही जानती हो, इसलिए उसे सीधे बुलाना अजीब है। और फिर कोई लड़की कहती है और छोटी लड़की जवाब देती है, लेकिन वो काफी अनिश्चित है, और कार्लियस उसे बताता है कि वो एक छोटी लड़की है और पूछता है कि क्या वो उसकी पूंछ के बालों के समान आकार की नहीं है। छोटी लड़की पूछती है कि वो क्या कह रही है, और हम कार्लोस को ये सोचते हुए देख सकते हैं कि क्या गिलहरी उसकी पूंछ के बालों की तरह दिखती है। छोटी लड़की थोड़ी चिंतित है, जबकि उसका भाई कहता है कि कुल मिलाकर वह बेटी द टेल होगी। छोटी लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है क्योंकि यह एक अजीब और कष्टप्रद शीर्षक है, लेकिन उसका भाई सोचता है कि उसे गिलहरी होने पर संदेह था, लेकिन उसके गाल की थैलियां बहुत चौड़ी हो रही हैं, और वह अपनी छोटी बहन को बताता है कि वो बेटी द रनवे गिलहरी है जो एक पूंछ के आकार की है। छोटी लड़की उससे पूछती है कि वो क्यों भाग गई, और हम बटलर जोआना को थोड़ा खांसते हुए देख सकते हैं, और वह सोचती है कि भले ही वो उसकी बहन से दोस्ती करने की कोशिश करे, उसे उसकी उम्र का होना चाहिए। युवा मालिक, लेकिन कार्लिस सिर्फ सीटी बजा रहा है। जोआना उसे बताती है कि अब शिक्षक अनुपस्थित है और ड्यूक काम के प्रभारी हैं, लेकिन वो गवर्नर को बुलाएंगे। इस बीच वे दोनों उसे मजे करने के लिए कहते हैं, और तुरंत जोआना वहां से चली जाती है, और छोटी लड़की अपने भाई के साथ अकेली रह जाती है। वह जानकारी को संसाधित करने के लिए हैरान है और आश्चर्य करती है कि वो इतनी अकेली कैसे है। दूसरी ओर हम जोआना को देखते हैं, जो सोचती है कि वैसे उसने यह उम्मीद क्यों नहीं की थी कि युवती ने पहले से ही एक आदमी को चुन लिया था, और वह बताती है कि एक ऐसा नाम जो बच्चे के भाग्य के अनुरूप नहीं है, बच्चे को इस तरह से विकृत कर देता है जैसे कि उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे बदल गया हो, और ऐसी दुर्घटनाएं उत्पन्न हुई हों जो सीधे शरीर को प्रभावित करती हैं, और एक बच्चे के लिए अनुचित नाम भयावह चीजों को जन्म देगा। और गति के कारण उत्तर में केवल हवाओं के कारण आमतौर पर एक बच्चे की प्रवृत्ति को कुछ वर्षों तक देखा जाता था, और फिर बच्चे को सबसे उपयुक्त नाम दिया जाता था, और विशेष रूप से बच्चे जितने अधिक प्यारे होंगे नाम के बारे में सोचने की अवधि लंबी थी। लेकिन जोआना कहती है कि फिर भी ये बहुत बुरा था कि युवती 8 साल की होने तक नाम नहीं चुन सकी। और हम तुरंत दूसरी तरफ जाते हैं, और कार्लोस छोटी लड़की से पूछता है कि वो कितनी बड़ी है, और वो कहता है कि उसके नाम के बजाय वह हमेशा उसे लड़की कहेगा। जैसे अब छोटी लड़की सोचती है कि वह ठीक है, वह सोचती है कि वह डूब रही है, और यह अजीब है, और हम छोटी मानसिक दूरी देख सकते हैं। और बेटी सोचती है कि वह जोआना कब वापस आएगी, जबकि उसका भाई केवल यही सोचता है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि वह अपने बालों से अलग और शराबी दिखती है, और वह सोचता है कि वह छोटी है, और वास्तव में वह अपनी पूंछ पर बालों के गुच्छे से भी छोटी है। जल्दी से अपनी बहन की ओर जाता है और उसे अनिश्चित छोड़ देता है, और वो उससे कहता है कि अभी वह उससे पूछता है कि वो एक गिलहरी में बदल जाता है। इससे छोटी लड़की थोड़ी अनिश्चित हो जाती है और आश्चर्य करती है कि वह अचानक उसे गिलहरी में क्यों बदलना चाहता है। वह कहती है हाँ नहीं, लेकिन वह चक्कर खा रही है और सोचती है कि क्या यह उसे परेशान करने के लिए है। अपने भाई की कल्पना करना, उसके साथ किसी न किसी तरह से खेलना, लेकिन कार्लिस आश्चर्य करता है कि वे उस छोटे से सिर के साथ क्या सोच रहे हैं, और जब वो उसे देखता रहता है तो वह सोचता है कि वह नहीं चाहता कि वो उससे दूर भाग जाए। यह उल्लेख करते हुए कि जब वो एक बच्चा था तब से सभी छोटे जीव एक जानवर के खतरे से उससे दूर भाग गए थे, उस प्यारे बर्फ खरगोश को याद करते हुए, और उसने कहा कि